Hello students, welcome to Achievers classes. Our tagline is believe to achieve as you can see on the logo of our class. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. ये है क्लास 9 के केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का वीडियो. आई होप यू वुड हैव वॉच्ड प्रीवियस 2 वीडियोस. और शुरू करते हैं हमारा सेशन. ठीक है, शुरू करेंगे. छोटी छोटी बातें जो समझानी होंगी समझाते जाएंगे और जो है आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मतम कण क्या होता है. जैसे मान लीजिए आपके हाथ में एक पत्थर है ना. आप उस पत्थर को तोड़ रहे हो, तोड़ तोड़ कर छोटा कर रहे हो. छोटा करते करते एक ऐसा रूप आपको प्राप्त होगा पत्थर का जो कि और नहीं टूटेगा. ठीक है, तो वह जो छोटा रूप होगा पत्थर का जो और नहीं टूटेगा, हम उसे कहते हैं परमाणु. ठीक है, तो याद रखना है 1 नंबर का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी नंबर एटम. व्हाट इज द डिवाइजिबल पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस का इनडिवाइजिबल पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं. whenever we break down a particular substance, the particular thing we get at the last stage of that substance after division, that is known as atom. उसको हम बोलते हैं एटम. तो आगे बढ़ जाते हैं, है ना. नेक्स्ट हमारा है, रासायनिक संयोजन के नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था. आप ध्यान से समझेंगे है क्या. देखिए, ये रासायनिक संयोजन का जो नियम है, एक्चुअली इसके अंदर आप 2 नियम पढ़ते हो. पहला नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम जो होता है वो होता है स्थिर अनुपात का नियम. तो ये जो नियम है वो लवाइजिए ने दिया था. किसने दिया था? लवाइजिए ने. लवाइजिए जो है उन्होंने प्रोपाउंड किया था रूल ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और देयर आर 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ. तीसरा क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश. तो आपको याद रखना है कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है वह नियम यह कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो अगर रासायनिक अभिक्रिया से पहले हमारा द्रव्यमान 500 ग्राम है और रासायनिक अभिक्रिया पूर्व होने के बाद भी जो द्रव्यमान रहेगा वो 500 ग्राम ही रहेगा. मतलब ये है कि ना ही कोई नया द्रव्यमान बनेगा और ना ही द्रव्यमान खत्म होगा. ठीक है, तो इसी चीज को इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, ए नंबर जो है विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो लिखा भी है, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सॉरी, यहाँ पे आई थिंक नंबर 1 में ऊर्जा संरक्षण का नियम लिख दिया था, तो इसका आंसर बी नंबर होगा. हमने गलती से ए नंबर बता दिया. ठीक, बी नंबर होगा हमारा. वेट अ सेकेंड. तो बी नंबर जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, वो सही आंसर होगा हमारे इस प्रश्न का. अब आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, वेट अ सेकेंड. तो इसका आंसर जो होगा वो होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब कि ऊर्जा का ना ही विनाश होगा और ना ही सृजन होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3. और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो है उनके लिए जो इसका आंसर होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं. लिखा हुआ है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है. अब ध्यान से समझते हैं. ये चीज बताने से पहले आपको थोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान बता देते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1. ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट बोल सकते हैं, ग्राम में किलोग्राम में, वो यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा. और ऑक्सीजन का जो है वो होता है लगभग 16. अगर आप ध्यान से फॉर्मूला को देखोगे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमारे पास होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. अगर 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है तो 2 का द्रव्यमान कितना होगा? 2. और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 16. ठीक है, 16 जो है वो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है. जब हम इसका अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1/8.
मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जिस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वाटर में द्रव्यमान के हिसाब से, वो होगा 1:1:8, 1:8 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अब आगे चला जाए, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा गया है, अमोनिया NH3 के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा। तो फिर से थोड़ा सा समझते हैं, नाइट्रोजन जो होता है और जो हाइड्रोजन होता है, दोनों का द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का द्रव्यमान होता है तुम्हारा 14 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 3। फॉर्मूला को अगर हम देखें तो हमारे पास NH3 है, मतलब नाइट्रोजन 1 है, तो हम एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिख देंगे 14। अनुपात निकालना है तो बट्टा लगाएंगे, बाय लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमारे पास 3 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया, 14:3, 14:3 करेक्ट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, 14:3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, यदि द्रव्यमान को विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण का और विभाजन नहीं होगा। यह सुझाव किसने दिया था। आपको ध्यान से समझना है कि एटम और मॉलिक्यूल का जो कॉन्सेप्ट है, अणु और परमाणु का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में महर्षि कनाद के द्वारा दिया गया था। और कनाद ने ये बात कही थी कि अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते जाते हैं तो लास्ट में एक ऐसा कण प्राप्त होता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस सेंटेंस वाज सेड बाय, किसके द्वारा कहा गया था, ये सेंटेंस कहा गया था महर्षि कनाद के द्वारा। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे, पदार्थ में तत्व सदैव डैश द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। अब ध्यान से समझते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो जो तत्व होते हैं किसी पदार्थ में, वो कैसे द्रव्यमान में होते हैं। जैसे मान लीजिए पदार्थ अगर हम लें, तो पदार्थ लेते हैं, मान लीजिए जल। ठीक है, जल एक पदार्थ है। जल को अगर हम ध्यान से देखें तो जल का सूत्र होता है H2O। तो हमें पता है कि जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिलेगा नंबर के फॉर्म में या संख्या के रूप में, तभी हमारा जल बनेगा। मतलब कि किसी भी पदार्थ में जो तत्व होते हैं उनका अनुपात हमेशा निश्चित होता है, सर्टेन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। आपको याद रखना है, इसमें आपको सिद्धांतों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, जॉन डाल्टन का सिद्धांत, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है उनको। उसके बाद आपको बोर का सिद्धांत हो गया, रदरफोर्ड का सिद्धांत हो गया, इनका सिद्धांत पढ़ना है और क्लास में भी बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है, डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। ठीक है, कि जो परमाणु होते हैं वैसे कण होते हैं जिन्हें डिवाइड नहीं किया जा सकता, और बहुत ही 5-6 चीजें उन्होंने बताई थी इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर, और यहाँ एटम का थ्योरी डाल्टन ने दिया था, एटॉमिक थ्योरी, तो बी नंबर ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर हमारा पास क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है। ठीक है, हमें ये कहा गया है कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। देखिए, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो भौतिक संयोजन पर और रासायनिक संयोजन पर, दोनों पर आधारित है। भौतिक संयोजन का मतलब कि हम पदार्थ को पूर्ण रूप से मिलाएंगे। रासायनिक संयोजन का मतलब ये है कि हम पदार्थ को तत्व के लेवल पे मिलाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा आपका वो ऑप्शन जो कि सही माना जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अब ए एंड बी बोथ। डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है वो फिजिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल कॉम्बिनेशन दोनों पे काम करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको अगर डिटेल में जानोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और रिवीजन वीडियो है तो उतना ज़्यादा समय इसमें देना सही नहीं होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है। तो हमें ये कहा गया है कि जो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत के द्वारा जो है डाल्टन ने क्या बनाया, मतलब उन्होंने क्या कहा, कोई भी अगर वस्तु है, कोई चीज़ है, तो वो किससे मिलके बनी होती है। तो उन्होंने बहुत सिंपल बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो वस्तु है हमारा वो हमेशा परमाणु से, एटम से मिलके बना होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किन नियमों की युक्ति संगत व्याख्या करता है। मतलब इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन सा नियम डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत मानता है। देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण, संवेग की बात जो है उन्होंने नहीं की थी। ठीक है,
डाल्टन ने संवेग की बात नहीं की थी, तो ये ऑप्शन गलत होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे ऊर्जा संरक्षण की बात भी नहीं की थी। उसके बाद द्रव्यमान संरक्षण, संवेग संरक्षण, ये आंसर भी गलत होगा। डाल्टन ने बात की थी स्थिर अनुपात के नियम का पालन करेगा, इसके अलावा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। तो 11 का ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या एवं प्रकार कैसी होती है? देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें ये बताया गया है कि परमाणु की संख्या और प्रकार जो है वो किसी भी यौगिक में कैसी होती है। जैसे हम कोई एक यौगिक लेते हैं, यौगिक लिए हम H2O, तो आपको दिखाई दे रहा है कि H2O जब भी बनेगा 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि यौगिक में परमाणुओं की जो संख्या होगी और प्रकार होगी, पानी बनाने के लिए देख रहे हो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो मतलब कि जो संख्या है वो हमेशा निश्चित होगी। जो टाइप ऑफ एटम्स होगा किसी भी कंपाउंड में या जो नंबर होगा वो हमेशा सर्टेन होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 नंबर, ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? देखिए, जब आप 2 सेम प्रकार के परमाणुओं को मिला दो, परमाणु प्लस परमाणु, एटम प्लस एटम, तो हमेशा बनेगा अणु। ठीक है, हमेशा बनेगा मॉलिक्यूल। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग 2 परमाणुओं को मिलाएंगे तो हमारे पास जो है मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, मतलब कि अणु बनता है। अब ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं। ऑप्शन में लिखा है विलयन बनता है, मिश्रण बनता है, यौगिक बनता है। अब यहाँ पे क्या है ना, आपको ये पता है कि जो सोडियम होता है, अगर हम आपके सामने सोडियम लिखें Na, तो ये एक तरह का तत्व है जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से के मिलने से बनता है। तो हम एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि परमाणुओं के मिलने से एक तत्व का निर्माण भी होता है। और 2 तत्वों को अगर हम मिला देंगे तो यौगिक बनेगा, लेकिन दोनों तत्वों का अनुपात स्थिर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है? हमारा तत्व बनता है। अगर इसमें अणु ऑप्शन रहता तो अणु भी सही होता। जैसे मान लीजिए हम 2 हाइड्रोजन मिला दिए तो H2 बन गया। ठीक है, तो ये हमारा H2 अणु हो गया जो कि हाइड्रोजन परमाणु से बना है। ठीक है, H2 का अणु, ये मॉलिक्यूल है H2 जो कि हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जिसमें पदार्थ के सभी गुण कहलाते हो, क्या कहलाते हैं? देखिए, पदार्थ का वो छोटा रूप जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो आप जानते हो पदार्थ का सबसे छोटा रूप तो परमाणु ही होता है और उसके अंदर सारे के सारे गुण होंगे जो कि उस पदार्थ में होने चाहिए। ठीक है, वही चीज यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है, इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अगर देखेंगे तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है किस परमाणु से तुलना करके दूसरे परमाणुओं के तत्व ज्ञात किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु द्रव्यमान का जब आपको टॉपिक पढ़ाया गया था तो आपको ये बताया गया था कि हम लोग तुलनात्मक विधि से परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो जनरली हम लोग जो तत्व इस्तेमाल करते हैं वो होता है कार्बन 12। कार्बन 12 जो है ये कार्बन का एक समस्थानिक है। ठीक है, उसका उपयोग करके ही हम दूसरे परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। C12 जो है ये एक तरह का आइसोटॉप है कार्बन का, जिसका यूज करके हम लोग परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं, एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको 15 नंबर भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जिन परमाणु के बाहरी कोश पूरी तरह से भरे होते हैं वह रासायनिक रूप से क्या होते हैं? देखिए, होता ये है कि जब परमाणु जो है, जब परमाणु की संरचना चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि परमाणु की एक्चुअल संरचना सौर मंडल के टाइप की होती है। जैसे सौर मंडल में बीच में सूर्य होता है, वैसे ही परमाणु में बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस को हम तुम्हारा नाभिक बोलते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षा है वो पूर्ण रूप से भरी होगी, ठीक है, नियम के अनुसार जितनी भरी होनी चाहिए, तो वो जो परमाणु होगा वो परमाणु हो जाएगा अक्रिय, मतलब कि वो अभिक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा और वो बिल्कुल न्यूट्रल परमाणु होगा। तो याद रखना है जो 16 नंबर है हमारा क्वेश्चन,
जिसमें बोला गया है कि एटम्स हुज आउटर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड आर केमिकली इनएक्टिव। तो कौन कौन सा एटम है जिसका आउटर सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, हम वो भी बता देते हैं। जनरली हीलियम, नियॉन, ठीक है, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये जितने भी आपके सामने तत्व के नाम लिखे हैं, इनका जो बाहरी कक्ष होता है पूरी तरह से भरा हुआ होता है, नियम जो कहता है उस तरह से, ठीक है। अब नियम जो है बताया गया था बोरबरी के द्वारा, तो उस नियम के अनुसार जो कक्षों का वितरण है, ठीक है, उस हिसाब से ये भरे होते हैं पूरी तरह से, तो ये अक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, किसी तत्व के दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है। देखिए, कोई तत्व जब दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करना चाहता है, उसके साथ मिलके एक नया पदार्थ बनाना चाहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं। अब ये कैसे बनाएगा, ठीक है। इसको बनाने के लिए क्या होता है ना कि हमेशा किसी भी तत्व का जो बाहरी कक्ष होता है उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या तो कम होते हैं या तो ज़्यादा होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर के उस भरपाई को पूरा किया जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसको उस भरपाई को पूरा किया, तो इसका एक पूरा कंडीशन होता है, ठीक है। तो याद रखना है, जब भी कोई तत्व दूसरे तत्व से संयोग करने की क्षमता विकसित करता है तो हम उसे कहते हैं संयोजकता, वैलेंसी, इंग्लिश में हम बोलते हैं वैलेंसी। मतलब कि द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज नोन एज वैलेंसी, संयोजकता, ठीक है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है परमाणु आयन कब बनाते हैं। देखो, आयन है, आयन क्या होता है समझिए। किसी भी परमाणु में बराबर प्रोटॉन होते हैं और बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो परमाणु में प्लस चार्ज बनता है, मतलब धनावेश बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो जाता है, तब जो है प्रोटॉन कम होने के कारण परमाणु में ऋण आवेश बनता है। मतलब जब प्रोटॉन बढ़ गया तब प्लस बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो माइनस बनेगा। एक्चुअली प्रोटॉन बीच में होता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि प्लस कब बनेगा और माइनस कब बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक प्लस बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त किया गया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक माइनस बन जाएगा। तो ये कहा गया है कि परमाणु में आयन कब बनते हैं। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन त्याग कर, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, मतलब न्यूट्रॉन त्याग कर, सॉरी, न्यूट्रॉन को तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इलेक्ट्रॉन छोड़ के भी हम आयन बना सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो हमारे पास कौन सा आयन बनेगा, धन आयन बनेगा, क्योंकि प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा। फिर लिखा है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन अगर हम ग्रहण करते हैं तो ऋण आयन बनता है, माइनस चार्ज बन जाता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा बी एंड सी, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, दोनों ही केस में परमाणु में आयन का निर्माण होता है। तो वही बोला है कि कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, गिव किया जाएगा, इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, दोनों ही केस में जो है हमारा प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होता है, ठीक है। जब गेन किया जाएगा तब हमारा माइनस चार्ज डेवलप होगा, जब गिव किया जाएगा, ठीक है, तब प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मोल शब्द किसने दिया था। मोल शब्द जो है ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम ये पकड़ पाते हैं कि किसी भी तत्व के एक मोल में कितने कण मौजूद है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ये नील बोर्स ने दिया था। तो 19 का नील बोर्स आंसर होगा नहीं। रीजन क्या है, ध्यान से समझेंगे। जो मोल शब्द है, मोल का कंसेप्ट जो है नील बोर ने दिया था, ठीक है, लेकिन मोल शब्द जो है, मोल शब्द दिया था हमारा विलियम ऑस्टवर्ल्ड ने, ठीक है। तो विलियम ऑस्टवर्ल्ड ने जो है मोल शब्द के बारे में बताया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोल शब्द जो है वो दिया गया था विलियम ऑस्टवर्ल्ड के द्वारा। तो भूल से भी नील बोर आंसर नहीं मारिएगा, ठीक है। मोल के ऊपर काम जो है रिसर्च नील बोर ने किया था, लेकिन ये जो शब्द की उत्पत्ति है ये ऑस्टवर्ल्ड ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। आपको याद होगा कल आपको विलियन के बारे में पढ़ाया गया था, और विलियन के जो कण होते हैं वो भी 1 नैनोमीटर से कम होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर होगा 10⁻⁻⁹ 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन द्विपरमाणिक है, परमाणुक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे पहले ये है क्या। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझो परमाणुक का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है परमाणुक। मान लीजिए कोई तत्व है, वो वायुमंडल में सिंगल एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखेंगे तो ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सॉरी, बस सोडियम। सोडियम एक ऐसा तत्व है, ठीक है, जो कि वातावरण में सिंगल एग्जिस्ट करता है। मतलब कि सोडियम जो है बिल्कुल सोडियम के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, Na एक Na मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि जब भी कोई परमाणु, ठीक है, वातावरण में जितने नंबर में एग्जिस्ट करेगा, जिस संख्या में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे परमाणुकता या परमाणुक। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन द्विपरमाणुक है। द्विपरमाणुक का मतलब है कि वो हमेशा वातावरण में 2 के नंबर में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, 2 के नंबर में कौन एग्जिस्ट करता है, तो हमको ये याद रखना है कि जो नाइट्रोजन है वो हमेशा 2 के नंबर में एग्जिस्ट करता है। आप चाहो तो इसका आंसर सीधे सीधे भी समझ सकते थे। वर्ड में लिखा है द्वि, द्वि द्वि मतलब होता है 2। कहाँ पर 2 लिखा है, ये 2 लिखा है, मतलब ये N2 जो है बता दिया गया है N2 द्विपरमाणिक है। देख सकते हो वर्ड में डाया लिखा है, डाई स्टैंड्स फॉर 2, तो यहाँ हो जाएगा N2। क्लियर हो गया। तो निम्न में से कौन द्विपरमाणिक है, तो N2 जो है ये द्विपरमाणिक है। जब भी नाइट्रोजन वातावरण में एग्जिस्ट करता है गैस के रूप में, तो हमेशा नाइट्रोजन के 2 परमाणु एक साथ जुड़कर एक नाइट्रोजन का अणु बनाते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन द्विपरमाणु के। मान लो कोई तत्व है जो कि सिंगल परमाणु में एग्जिस्ट करता है, जैसे देखो सोडियम, यहाँ Na लिखा हुआ है ना। ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कस कर लेते हैं। ये Na एक परमाणु में एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको बोलते हैं एकल परमाणु। ठीक है, या सिंपल परमाणु में एक परमाणु बोलेंगे। अगर आप इसको देखोगे तो ये जो है 4 में है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं बहुपरमाणुक। या कहेंगे इसकी परमाणुकता कितनी है, तो कितने में एग्जिस्ट कर रहा है, 4 में, तो इसकी परमाणुकता 4 है। इसको देखेंगे सल्फर को, तो ये बहुपरमाणुक है क्योंकि 2-3 से भी ज़्यादा है ना। इसकी परमाणुकता कितनी है, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे होगे तो आपको दिखाई देगा कि इसकी जो परमाणुकता है वो है 8। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 द्विपरमाणुक में आपको हमेशा जो 2 पे एग्जिस्ट करेगा आपको उसको ही लिखना है। जैसे नाइट्रोजन हमेशा 2 अणु के साथ एग्जिस्ट करता है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, इलेक्ट्रॉन त्यागने पर परमाणु क्या बनाते हैं। अभी हम आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन त्याग करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो क्या बनाएंगे, परमाणु धन आयन बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब लूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन बढ़ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज केटायन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्लियर आंसर हमारे पास क्या होगा, 22 का जो क्लियर आंसर है हम टिक भी कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणुक अणु नहीं है। हमसे यहाँ पूछा गया है कि कौन जो है एक परमाणुक नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, एक परमाणुक में आप देख पा रहे हो यहाँ एक लिखा है, मतलब कि वो अणु हमेशा सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और अगर वो परमाणु के रूप में भी है तो एक में ही एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए यहाँ आर्गन में 1 ही है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये सब तो एकल है। हमें पूछा गया नहीं है, तो देख रहे हो हाइड्रोजन 2 में एग्जिस्ट करता है, मतलब ये द्विपरमाणुक है, डायटोमिक है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन H2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अवोगाद्रो स्थिरांक का क्या मान होता है, ध्यान से समझेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अवोगाद्रो स्थिरांक का क्या मान होता है। तो जो अवोगाद्रो स्थिरांक होता है, ध्यान से देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अवोगाद्रो कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट सवाल, कॉपर का प्रतीक क्या है। प्रतीक आपको कम से कम अच्छे से देखना है, आपकी बुक में जो है प्रतीक होगा। इस सपोर्ट मटेरियल ये जो क्वेश्चन बैंक है इसमें भी प्रतीक दिया हुआ है, आप उससे भी प्रतीक को पढ़ सकते हो। ठीक है कॉपर का प्रतीक क्या है, कॉपर का प्रतीक है Cu। CO किसका प्रतीक है, कोबाल्ट का है। C किसका प्रतीक है, कार्बन का है। Au किसका प्रतीक है, Au जो होता है वो तुम्हारा ऑरम,
ऑरम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये तुम्हारा सोना का प्रतीक है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag जो होता है वो चांदी का प्रतीक होता है। क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है? H होता है। हीलियम का क्या होता है? He होता है। आयरन का क्या होता है? Fe होता है आयरन का। फास्फोरस का क्या होता है? P होता है। सोडियम का क्या होता है? Na होता है। क्लोरीन का क्या होता है? Cl होता है। ये तो ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि कार्बन का C होगा, नाइट्रोजन का N होगा, ये सब प्रतीक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सीसा, लेड का क्या होता है? पीबी होता है, ठीक है। पी और बी, स्मॉल बी। तो ये था आपका प्रतीकों के बारे में। अब आगे चलते हैं। 26 नंबर लिखा हुआ है, बुझा हुआ चूना का क्या सूत्र है? सूत्र याद रखिएगा, पक्का पूछा जाएगा। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस जो है ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सोडियम क्लोराइड का सूत्र है? देखिए पहले तो ध्यान से समझिए, सोडियम और क्लोराइड का आ गया। सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है ये NaCl, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तत्व चांदी का प्रतीक कौन सा है? चांदी के बारे में हम अभी बताए थे आपको, चांदी का प्रतीक क्या है। तो जो Ag है वो चांदी का प्रतीक है, Au सोना का प्रतीक है, Fe आयरन लोहा का प्रतीक है, और ये जो है एल्युमिनियम का प्रतीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट 36 नंबर, जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको किसी किसी चीज का द्रव्यमान पता होना चाहिए। यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है 1 यूनिट 1 AMU होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? C12 होता है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। ये कुछ कुछ द्रव्यमान जो है आप लोग याद रखिए। एल्युमिनियम का द्रव्यमान कितना होता है आगे आएगा तो हम आपको बताते हुए जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 द्रव्यमान फिलहाल के लिए याद रखें, बहुत ज़्यादा होगा इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा आप इसका द्रव्यमान निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। अब द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? CO2 का द्रव्यमान आप होमवर्क में निकालना, ठीक है। आपको जल का हम आणविक द्रव्यमान निकाल के दिखाते हैं। देखिए पहले तो आपको जल का सूत्र पता होना चाहिए कि जल का सूत्र क्या होता है। जल का सूत्र होता है H2O, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जल का यहाँ पे कितना अणु है? 2 अणु है। एक अणु का द्रव्यमान 1 होता है। एक्चुअली है कितना अणु? 2 अणु, तो हमको 2 से गुना करना होगा। और ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन 1 है, तो उसमें 16 ऐड कर देंगे, ठीक है। कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ बीच में प्लस है इसका मतलब, ठीक। तो ऑक्सीजन का यहाँ 16 द्रव्यमान लिखे, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 लिख दिया। अगर 3 होता तो 1 × 3 लिखते। तो 2 1 गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होगा 16। यहाँ पे हुआ 16 + 2, हमारे पास क्या आ जाएगा? 18U। तो इसका मतलब कि जो जल का आणविक द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? 18U। 36 नंबर का ए नंबर करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा, का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 37 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास ये पूछा गया है कि फॉस्फेट आयन PO4 2- की परमाणुकता क्या है? जो फॉस्फेट आयन है, ठीक है, PO4 2- उसकी परमाणुकता क्या है? अब ध्यान से समझिए, इसकी परमाणुकता है कितनी। परमाणुकता का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कितने परमाणु मौजूद है। बहुत ईजी है इसको बनाना। पहले तो हमारे पास जो भी लिखा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारे पास दिया गया है PO4 2-। फिलहाल इसमें आयन है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। 2- का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ा हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4। फास्फोरस के कितने हैं? 1। तो देखा जाए तो टोटल कितने परमाणु हुए? 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा फॉस्फेट आयन में हमारे पास हो जाएंगे 5 परमाणु। ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, H2S की परमाणुकता क्या है? अब ध्यान से देखेंगे, H2S हमारे पास है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितने हैं? 1। तो यहाँ पे हमारा परमाणुकता होगा 2 + 1 = 3। तो इसका जो हमारा परमाणुकता है H2S का वो है 3। 38 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके कितने मोल परमाणु होंगे? अब ध्यान से समझेंगे, जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप लोग पहले ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 16 ग्राम ऑक्सीजन। नॉर्मली ऑक्सीजन का वेट जो होता है 16 के करीब ही होता है। मतलब जब भी किसी तत्व का एक्चुअल वेट दिया हो, एक्चुअल मास दिया हो, तो हमेशा याद रखना है कि जो उसका एक्चुअल वेट होता है वो हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। मतलब ऑक्सीजन अगर 16 ग्राम रखता है नॉर्मली, तो वो 16 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। मतलब अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, और अगर नाइट्रोजन 14 ग्राम है, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन 1 मोल के बराबर होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास हाइड्रोजन है 1 ग्राम,
तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 मोल के बराबर होगा, मतलब उसका अपना जो एटॉमिक वेट होता है, आणविक द्रव्यमान होता है, वो हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर होगा 1 मोल, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ ऊपर है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताएं। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। यहाँ भी है सल्फ्यूरिक एसिड का होगा H2SO4। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ है उसको भी बता देते हैं। जैसे यहाँ H2SO3 है, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। H2CO3 ये है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। सल्फेट का होता है चार्ज और सल्फाइड का चार्ज होता है, इसलिए फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो H2CO3 हो गया, ये कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं इसको, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो याद रखना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का करेक्ट आंसर होगा H2SO4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। अब ध्यान से समझते हैं जल के अणु में कौन कौन से तत्व होते हैं। हमारे पास तत्व है H2O, मतलब दो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हुआ, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 हुआ। जब हम कैंसिल करेंगे तो 1/8 आएगा। तो हमसे यही पूछा गया था कि द्रव्यमान है कितना, तो यहाँ पे था द्रव्यमान 1:8। ये द्रव्यमान हमने जो निकाला है, ये निकालना है हमने भार के हिसाब से, द्रव्यमान के हिसाब से। लेकिन हमारे पास क्या पूछा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में ये लिखा गया है जल के अणु में प्रयुक्त तत्वों के परमाणु की संख्या के अनुपात निकालना है। मतलब आपको परमाणु का जो उसका संख्या है उसका अनुपात निकालना है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में ना, वेट अ सेकेंड, ठीक, इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, 2 ठो। ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1 ठो। तो हमारे पास क्या आंसर हो गया, 2:1। तो ये हमारा हो गया परमाणुओं की संख्या का अनुपात, ठीक है। आप चाहे तो इसको एक और तरह से भी देख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको परमाणु संख्या याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो परमाणु संख्या 2 हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या जनरली जो होता है वो होता है हमारे पास 8। तो जब हम इसको रखते हैं तो उससे नहीं आएगा। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए सीधा फॉर्मूला लिख लेना है। और देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, संख्या का अनुपात पूछा, हमारा हो गया अनुपात 2:1, आंसर खत्म, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है निम्न में से कौन सा तत्व बहुपरमाणुक है। बहुपरमाणुक का मतलब होता है कि वैसा तत्व जो कि जब वातावरण में आएगा, वातावरण में एग्जिस्ट करेगा, तो उसमें 3 से ज़्यादा परमाणु होंगे। जैसे ऑक्सीजन जो होता है ये होता है O2 के फॉर्म में, मतलब ये द्विपरमाणुक है, ये डाया एटॉमिक है, ठीक है। क्लोरीन जो होता है ये होता है Cl के फॉर्म में, मतलब ये एक परमाणुक है। सल्फर जो होता है ये होता है S8 के फॉर्म में, मतलब कि ये जो है 8 परमाणु लेगा। फास्फोरस जो होगा वो होगा P4 के फॉर्म में, जिसको हम चतुर्परमाणुक भी बोलते हैं, बहुपरमाणुक भी बोलते हैं। लेकिन बहुपरमाणु का मतलब कि परमाणु थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो आप देखोगे कि जो सल्फर होता है उसमें 8 होता है, S8। तो बहुपरमाणुक के हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा सल्फर S8। सल्फर जो है उसमें टोटल देखा जाए तो 8 परमाणु मौजूद होते हैं एक सल्फर के अणु में, जब ये वातावरण में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन का क्या होगा सही आंसर, इसका ऑप्शन का होगा सल्फर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। नेक्स्ट, सल्फर का आणविक सूत्र क्या है। देखो सल्फर का नॉर्मल देखा जाए तो S होता है, ठीक है, बट जब आणविक सूत्र बोलेंगे तो होगा S8। तो याद रखना है सल्फर का आणविक सूत्र क्या है, इसका आणविक सूत्र है S8। नेक्स्ट चलेंगे, खाने वाले बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है। याद रखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम इसको बोलते हैं, ये आपका क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट आगे चलेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन हो गया क्लियर। आंसर है बी नंबर। डाल्टन के अनुसार परमाणु कैसा है? डाल्टन ने परमाणु को क्या बताया था? परमाणु गोलाकार है। गोला के बारे में कुछ डाल्टन ने नहीं बोला था, है ना। गोले के जैसा जो है ये बात कही थी आपके जॉर्ज जे थॉमसन ने। उन्होंने एक प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, ठीक है, मतलब कि परमाणु को एक तरबूज के आकार के समान माना था उन्होंने, ठीक है। तो ये नहीं होगा, परमाणु अविभाज्य है, ये हो सकता है। नेक्स्ट है एक्चुअली ये परमाणु के केंद्र में नाभिक है, ये रदरफोर्ड ने बताया था, आवेशित कणों से बना है, ठीक है। ये भी रदरफोर्ड के में ही पता चला था, क्योंकि जब जो है रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स छोड़े थे हीलियम एटम से निकाल के, तब पता चला था। तो इस जगह पे क्या है 45 का आंसर होगा बी नंबर। डाल्टन ने ये कहा था कि जो एटम्स है वो इनडिवाइजिबल हैं। नेक्स्ट 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? अब ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास कितना ग्राम जल है? 18 ग्राम जल है ना। तो जब आप इस क्वेश्चन को बना रहे होगे तो आप पहले नॉर्मली इसका वजन निकालिए जल का, ठीक है। नॉर्मली जब आप जल का वजन निकालोगे तो जल का वजन कितना आता है? 2 हाइड्रोजन का वजन 2 होगा, 1 ऑक्सीजन का वजन 16 होगा, मतलब कि देखा जाए तो 18 ग्राम होगा नॉर्मली जल का वजन, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब जल 18 ग्राम है तो उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 18 ग्राम जल में कितना ग्राम ऑक्सीजन होगा? 18 ग्राम जल में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो 46 नंबर का जो डी नंबर है वो सही आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो जो भी आपको दिया गया है, जैसे जल बोला गया तो जल का सूत्र लिख करके उसका आप पहले द्रव्यमान निकालिए। तो मान लीजिए यहाँ मेरा द्रव्यमान आया 18 ग्राम, तो हम सिंपल समझ गए 18 ग्राम में 16 ग्राम जो है जल का भागीदार, मतलब ऑक्सीजन का भागीदारी है। 18 ग्राम जल में 16 ग्राम ऑक्सीजन मौजूद होगा, और हमको दिखाई भी दिया 18 ग्राम जल है और 18 ग्राम जल में 16 ग्राम ऑक्सीजन है। तो ये सिंपल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये हो गया सही। अब आगे चलेंगे। मान लीजिए एक होमवर्क में हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, 32 ग्राम जल में ऑक्सीजन कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। कितना ऑक्सीजन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। 18 ग्राम में अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो 32 ग्राम में, मतलब 32 नहीं सॉरी, यहाँ लिखिए 36 ग्राम जल लिख लीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा आपके लिए कैलकुलेटिव नहीं होगा। 36 ग्राम जल में कितना ऑक्सीजन होगा, तो आप देख लीजिए अगर हमारा जल डबल हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ क्या होना चाहिए, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी आया था हमारे सामने सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो है H2SO4। ये सब तो क्वेश्चन कर लिए हैं। 42 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, 46 हो गया सॉरी। 47 नंबर क्वेश्चन होगा। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, x और y की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 हैं, यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? जब भी ऐसे दिया रहेगा तो पहले आप x लिख लीजिए फिर y लिख लीजिए। x की संयोजकता कितनी दी गई है? 3। y की कितनी दी गई है? 4। अब ये 4 को x के पास भेजना है और इस y को, मतलब 3 को y के पास। तो यहाँ पे हमारा जो सूत्र बनेगा वो होगा x, 4 गया इसके पास तो यहाँ नीचे 4 लिखेंगे, y 3 गया इसके पास तो नीचे 3 लिखेंगे। तो आंसर है हमारा x4y3। तो 47 का आंसर क्या होगा? ए नंबर करेक्ट आंसर होगा, कि हमारा जो करेक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा x4y3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 47 तो सही था। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान कितना होता है? आपको हम पहले ही बता दिए कि कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं और उसका 1 मोल ले रहे हैं तो 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो उसके आणविक द्रव्यमान के बराबर ही होता है, मतलब उसका जो भी आणविक द्रव्यमान हो रहा है उसी के बराबर होगा, ठीक है। या उसका जो भी तुम्हारा क्लोरीन को अगर हम देख रहे हैं तो उसका जो भी परमाणु द्रव्यमान होगा
ठीक है। अगर हम देखें तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर 1 मोल होता है। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 ग्राम, और 35.5 ग्राम के बराबर कौन हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन 35.5 ग्राम होता है, और वो जो है बराबर हो जाएगा 1 मोल के। ठीक, तो ये था करेक्ट आंसर। जैसे आपसे एक क्वेश्चन बोले हैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा, तो सिंपल है, 1 मोल ऑक्सीजन बोला है मतलब ऑक्सीजन का नॉर्मल द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का नॉर्मल द्रव्यमान होता है 16 ग्राम। ठीक है, उसी तरह नाइट्रोजन में अगर पूछता तो हो जाता 14 ग्राम। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, मुक्त परमाणु का मतलब क्या होता है, वैसा परमाणु जिसके इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से कक्षाओं में भरे हुए होते हैं। तो आपको पता है आर्गन जो होता है ये एक तरह का ऐसा परमाणु है जिसके इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। या तो इलेक्ट्रॉन भरने का एक तरीका होता है जो नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको बताएंगे, तो उस नियम के अनुसार इसका जो है सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसलिए आर्गन जो है वो सही होगा। इसके याद रखना है कि कौन कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के अंतर्गत आता है, हम नाम लिख देते हैं, एक बार और बता दिए थे वैसे। आपको सबसे पहले याद करना है हीलियम, फिर होगा आपके पास नियॉन, फिर होगा आर्गन जो कि यहाँ पे है, फिर है क्रिप्टन, फिर है जीनॉन, जीनॉन बोलते हैं, और उसके बाद है रेडॉन। ये 6 का 6 जो है मुक्त परमाणु होता है। नेक्स्ट चलेंगे, 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, हमसे ये पूछा गया है कि जो 0.5 मोल H2O है उसका द्रव्यमान कितना होगा। ध्यान से समझेंगे, एक एक नियम से आप इसको आराम से बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, देखिए, ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना तो आपको हमेशा 1 मोल के बारे में सोचना है। ठीक, नॉर्मली आपको क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इस पे अटैक करना है, इस H2O पे। तो H2O का द्रव्यमान कितना होता है, हमें पता है H2O का द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, पीछे ही हमने देखा था। मतलब कि 18 ग्राम H2O जो होगा वो 1 मोल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल बराबर हो गया 18 ग्राम, यही ना होगा। अब हमसे क्या कहा गया है, हमें निकालना है 0.5 मोल। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि 0.5 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा। तो हमें ये पता चला कि जो 18 ग्राम होता है, जो भी आणविक द्रव्यमान होता है यहाँ पे, वो आणविक द्रव्यमान हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। तो 18 ग्राम 1 मोल के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमें ये रिलेशन मिला, 1 मोल बराबर 18 ग्राम। अब हमें कितना मोल का निकालना है, हमें निकालना 0.5 मोल का। एक काम करते हैं, 0.5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 0.5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9.0 ग्राम, और जब इसको करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.5 मोल। तो अल्टीमेटली रिलेशन क्या मिला, 0.5 मोल बराबर 9.0 ग्राम, मतलब 9 ग्राम जो है 0.5 मोल में 9 ग्राम H2O का द्रव्यमान होगा। तो 50 नंबर का आंसर क्या होगा, 50 नंबर का आंसर होगा बी नंबर, 0.5 मोल में H2O का द्रव्यमान 9 ग्राम होगा। ठीक है, उसी तरह बोला गया है 18, यहाँ पे लिखा है 1.8 ग्राम H2O में अणु की संख्या क्या होगी। अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान से सुनो। देखो, जब भी आपके पास कोई भी यौगिक रहेगा तो उसका जो आणविक द्रव्यमान होगा, जैसे इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम जल में 6.022 गुने 10 का पावर 23 अणु मौजूद होगा। मतलब उसका अपना जो आणविक द्रव्यमान है, उस आणविक द्रव्यमान में हमेशा अवोगाद्रो संख्या में जो स्थिरांक दिया गया था उसके बराबर ही परमाणु मौजूद होगा, कण मौजूद होगा, अणु मौजूद होगा। तो आपको ये समझना है कि जो 18 ग्राम वाटर है उसमें इतना पार्टिकल्स है, इतना आयन या एटम है या मॉलिक्यूल है। अब हुआ ये कि हमें कितना ग्राम में पता करना, 1.8 में। अगर 1.8 में पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आया 1.8 ग्राम, और इधर भी क्या करेंगे, इधर भी हम 10 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल करके यहाँ 22 बन जाएगा। तो यहाँ होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 22 ग्राम। तो याद रखना है कैसे बना, 10 से जैसे ही हम डिवाइड किए तो यहाँ पे 23 से हो गया 22। तो सही आंसर क्या होगा, डी नंबर 51 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है, या किस नियम के अनुसार होता है। देखिए, आपको चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तभी हम बता दिए थे, दो प्रकार का नियम होता है, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक होता है स्थिर अनुपात का नियम। तो जनरली जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है उसमें द्रव्यमान स्थिर रहता है, और स्थिर अनुपात के नियम में अनुपात स्थिर रहता है। मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, स्थिर अनुपात का नियम। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है ये सही आंसर माना जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आगे देखेंगे। तत्व के वे सूक्ष्मतम रूप जो मुक्त रूप में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं। देखो, तत्व का सबसे छोटा रूप जो होता है हम उसको परमाणु बोलते हैं, ये तो आपको पता है। तो ऑप्शन नंबर 53 का क्या होगा, सी होगा। मतलब एटम वो है जो मुक्त रूप में नहीं रहता, फ्री फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो तुम्हारा एग्जिस्ट करता तो नहीं है फ्री फॉर्म में, बट रिएक्शन में जरूर भाग लेता है। तो आपको ये याद रखना है, इसका सही आंसर होगा एटम। नेक्स्ट, तत्व ए और बी की संयोजकताएं 3 और 2 हैं, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र बताइए। तो ए का और बी का संयोजकता दिया है, इसका 3 दिया है और इसका क्या दिया है, 2। 2 जाएगा यहाँ पर, 3 जाएगा यहाँ पर, तो बना हमारे पास क्या, A2B3। आपको हमेशा इस नंबर को सामने वाले के नीचे रखना है, तो ये होगा A2B3। A2B3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 54 का बी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र क्या होता है। अब सोडियम फॉस्फेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सोडियम मतलब Na और फॉस्फेट मतलब PO4। दोनों का अगर हम संयोजकता ध्यान से देखें, ठीक है, तो संयोजकता को जब हम ध्यान से देख रहे होते हैं तो फॉस्फेट का संयोजकता होता है 3, सोडियम का संयोजकता होता है 1। तो ये 1 यहाँ पे जाएगा और 3 यहाँ पे, तो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो है Na3PO4। अब चाहो तो 1 लिख सकते हो ब्रैकेट लगा के, बट नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। तो इसलिए याद रखना इसका सही फॉर्मूला क्या बनेगा, Na3PO4। तो 55 जो है उसका सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है 56 नंबर क्वेश्चन में, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग क्या बोला गया है। ठीक है, जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है वो 23 ग्राम है ना, और हमें ये बताया गया कि 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होंगे। देखिए, 23 लिख दिए हैं, एक्चुअली ग्राम होना चाहिए। 23 ग्राम सोडियम जो होगा, आपको पता है कि हमेशा जो भी आणविक द्रव्यमान होता है उस आणविक द्रव्यमान के बराबर 6.022 गुना 10 का पावर -23 होता है। 10 का पावर 23 होता है, सॉरी नंबर है तो ये नहीं होगा। तो इसके बराबर 23 ग्राम हो जाएगा। हमसे कितना ग्राम का पूछा है, 1 ग्राम का पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम को जब निकाल रहे होंगे तो ये जो 23 है ये इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ होगा 6.022 बटा 23। अब जब हम 23 से इसको भाग दे रहे होंगे तो आपको सिंपल दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ भाग देने पे आएगा। जब आप भाग दोगे पॉइंट हटा के या सिंपल भी, तो 23 दूनी 46 दो बार में कटने वाला है। मतलब आंसर हमारा आने वाला है 2.618। ठीक है, अब यहाँ पे 2.618 आंसर दो जगह है, एक जगह पावर 22 है और एक जगह पावर क्या है, 23 है। अब विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, कौन सा करेक्ट आंसर उसको ध्यान से समझते हैं। तो हमें ये समझना है कि जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो हमारा 1 0 जो है इस जगह पे कम हो जाएगा डिवाइड करने पे। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 2.618 गुना 10⁻22 ग्राम। ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा 56 नंबर का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्विसंयोजी तत्व है। द्विसंयोजी तत्व का मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। 57 का बी नंबर। ठीक है, देखो जिसकी संयोजकता 2 होती है उसको द्विसंयोजी बोलते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए देखेंगे तो जो सोडियम है, ठीक है,
उसकी संयोजकता जो होती है वो होता है 1। बोरॉन को अगर हम देखेंगे तो बोरॉन की जो संयोजकता होती है वो होती है आपका अप्रॉक्सीमेटली 3। ठीक है। मैग्नीशियम की होती है 2, कार्बन जो है ये 4। इसके ऊपर तो पूरा बड़ा सा चैप्टर ही है 10 में। ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है इसकी संयोजकता क्या है 2 है। तो आपको याद रखना द्विपर संयोजी कौन हो जाएगा मैग्नीशियम। इसके अलावा कौन कौन द्विसंयोजी होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। अगर द्विसंयोजी का बात करते हैं तो और भी कई सारे तत्व हैं जो द्विसंयोजी हो सकते हैं। ठीक है। जैसे आपका मैग्नीशियम द्विसंयोजी है, कैल्शियम जो है ये भी आपका द्विसंयोजी होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 58 नंबर। अब ये एक फॉर्मूला है, ये क्या है समझेंगे। लिखा हुआ है मोलों की संख्या बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स बराबर लिखा है गिवन मास अपॉन व्हाट। ठीक है। तो याद रखना है जब भी आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है तो आपको करना है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। मोलर द्रव्यमान के साथ जो है आपको उस चीज को डिवाइड करना पड़ेगा। अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है, एक तरह से आणविक द्रव्यमान जो है उसी को हम मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे H2O। ठीक है। H2O जो है H2O का आणविक द्रव्यमान 18 ग्राम होता है और आणविक द्रव्यमान को ही हम मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। तो जब हम दिया गया द्रव्यमान 18 ग्राम H2O से ही 18 ग्राम मोलर द्रव्यमान वाले H2O को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मोल आता है। ठीक है। तो याद रखना इसका फॉर्मूला होगा मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान नहीं बोलेंगे, मोल के केस में उसको हम मोलर द्रव्यमान बोलेंगे। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान इकाई है। किसकी इकाई है देखते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग का। बिल्कुल सही है, ये आपका डेफिनेशन भी है परमाणु द्रव्यमान का। कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का। 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ये जो है एटॉमिक मास का यूनिट है। 59 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 60 पे। जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। मतलब जल का अगर हम एक अणु लेंगे तो उसमें कितने परमाणु होते हैं, हमसे ये कहा गया है। ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कितने परमाणु होते हैं 60 में। जल का पहले तो सूत्र लिख लेते हैं। जल का सूत्र होता है तुम्हारा H2O। 2 अणु है हमारे यहाँ पे और एक हमारा यहाँ पे परमाणु दिखता है इसका। तो देखा जाए तो 3 अणु हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा 3 अणु, 3 मॉलिक्यूल है। 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का। ठीक है। 60 तो हो गया। अब चलते हैं 61 नंबर। 1500 ईस्वी में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा दार्शनिक था। फिलहाल दार्शनिक का बात किया गया तो दार्शनिक डाल्टन नहीं है, रदरफोर्ड नहीं है, डेमोक्रेटिक नहीं है। डेमोक्रेटिक है बट बाहर का है ये। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऋषि कनाद ने जो है परमाणु के शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है उसे हम क्या कहते हैं। याद रखिए जब 2 और मोर एटम्स को मिला के एक छोटा कण बनाएंगे जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, हम उसको आयन बोलेंगे। मतलब सॉरी, हम उसको अणु बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है। आयन में तो तुम्हारा आवेश डेवलप हो जाएगा। तो ये हो गया 62 का ए नंबर। नेक्स्ट है परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है। याद रखना है एक क्वेश्चन आया था 10⁻⁻9 मीटर, जिसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर। ठीक है। तो जो 1 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर में हमारा परमाणु की त्रिज्या जो है उसकी मापी जाती है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अब आगे चलते हैं 64 नंबर पे। किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या होती है। 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या होती है 6.022 गुना 10⁻23। ये भी हम बार बार बताएं 1 मोल में हमेशा इतना ही परमाणु होगा। और याद रखना है मोलर द्रव्यमान जो होगा उसमें भी इतना ही परमाणु मौजूद होगा 64 में। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे 65 नंबर। 1 मोल कॉपर 63.5 का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए अब जब भी मोल कॉपर लोगे
तो 1 मोल कॉपर में द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान के जो बराबर होता है उसी के बराबर होगा। तो कॉपर का द्रव्यमान जनरली कितना होता है, ये होता है तुम्हारा 63.5 ग्राम। तो याद रखेंगे 1 मोल कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान है उसी के बराबर आंसर हो जाएगा। तो आंसर होगा 63.5 ग्राम। नेक्स्ट है आयन क्या है? धनावेशित परमाणु, ऋणावेशित परमाणु, उदासीन परमाणु और आवेशित परमाणु। तो धनावेशित ऋणावेशित दोनों तरह का आवेश होता है, तो हम सिंपल बोलेंगे आवेशित परमाणु चार्ज्ड एटम जो होता है हम उसको आयन कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 67। कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, कितने प्रकार के बोला गया है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। तो पहला हमारा परमाणु है कैल्शियम का, दूसरा कार्बन का, तीसरा ऑक्सीजन का। टोटल 3 प्रकार के परमाणु जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट में मौजूद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे 68 नंबर। निम्न में से कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित है? मतलब आपको ये बताना है कि कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में। फॉस्फोरस ये है P4, देख रहे हो एक से ज़्यादा में है, मतलब ये अणु के रूप में है। ऑक्सीजन O2 के रूप में होता है, एक से ज़्यादा में है, ये भी अणु के रूप में है, ठीक है। हाइड्रोजन H2 के रूप में होता है, एक से ज़्यादा में है, ये भी अणु के रूप में। आर्गन AR सिंगल रहता है, तो ये परमाणु जो है देखा जाए तो परमाणु के रूप में ही उपस्थित है। सिंगल रहने पे हम परमाणु के रूप में उपस्थित मानेंगे, सिंगल रहने पे हम, ठीक है, फॉर्म ऑफ एटम के रूप में मानेंगे। नेक्स्ट है हमारा 9 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? देखिए नॉर्मली हम जानते हैं, अभी हमने सीखा कि जब हम जल का 18 ग्राम लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है। तो जब हम 9 ग्राम लेंगे तो इधर ग्राम आधा हो जाएगा, तो जैसे ही इधर ग्राम आधा होगा तो इधर ये भी आधा होगा, मतलब कि 9 ग्राम जल में 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये हो जाएगा डी नंबर। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन पे। 70 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा है किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणु की संख्या क्या कहलाती है? अणु में विद्यमान जो परमाणु होते हैं, जैसे मान लीजिए हम आपके सामने लिखें P4, ये एक अणु है। अब बोलेंगे बताओ इसमें कितने परमाणु हैं? तो जो अणु में विद्यमान परमाणु होते हैं इसमें 4 परमाणु हैं। एक तरह से इसको हम बोलते हैं परमाणुकता, एटॉमिसिटी। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितना एटम होता है उसको एटॉमिसिटी कहा जाता है, परमाणुकता कहा जाता है। जैसे मान लीजिए सल्फर एसिड है, आपसे पूछेंगे कितने परमाणु मौजूद है, इसकी परमाणुकता क्या है, एसिड। मान लो लिखेंगे आर्गन, परमाणुकता क्या है, 1। ऑक्सीजन क्या परमाणुकता है, 2। P4 लिख देंगे, बोलेंगे क्या परमाणुकता है, 4, ठीक है। हाइड्रोजन लिख देंगे क्या परमाणुकता है, 2, ठीक है। तो आपको ये याद रखना होगा कि परमाणुकता जो होता है वो आपका परमाणु का संख्या होता है किसी अणु के अंदर, ठीक है। एटॉमिसिटी जो होता है वो नंबर ऑफ एटम्स होता है इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आई होप जो है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला। और ये जो है क्वेश्चन नंबर 70 था आपका, ठीक है। आंसर जो है सही ही होंगे। और ये जो है वीडियो इसी के साथ ख़त्म होता है। लगभग 1 घंटा का वीडियो है, ध्यान से देखिएगा घर में बैठ के, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब तक हमने 3 चैप्टर को रिवीजन कर लिया है और ध्यान से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। आने वाले दिनों में सारे चैप्टर्स जो है अपलोड कर दिए जाएंगे जल्द ही, जो जो रिक्वायर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चैप्टर्स, ठीक है। और बस मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है।